नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। थोड़े से विलंब के लिए यानी कुछ दिन वीडियो 3-4 दिन वीडियो नहीं आया मेरी तरफ से, इसके लिए मैं अपने दर्शकों से क्षमा मांगता हूं। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको जैसा कि पता ही है, अब हम कहने लगे हैं क्योंकि यूट्यूब ने हमें ये पाठ पढ़ा दिया है कि हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और आपने तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, लेकिन अपने और इष्ट मित्रों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। रीच कायम रहनी चाहिए। मंजरी जी का बहुत बहुत स्वागत। मंजरी जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा मंजरी जी, हमें लगता है कि मुझे एक फिल्म याद आ रही है, कर्मा। कर्मा में अनुपम खेर जो एक ग्रे कैरेक्टर थे और डॉक्टर दिलीप डैंग। कुमार एक डायलॉग बोलते थे उसमें, इस थप्पड़ की गूंज तुमने सुनी। दर्शक, ये डायलॉग से मैं शुरू कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप का इलाज किया है, और एक इलाज तो बिल्कुल डायरेक्ट किया। डायरेक्ट इलाज कौन सा, उस पर जरा सा बाद में आएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट इलाज उन्होंने क्या किया। G7 में मैक्रोन से जो उन्होंने कहा, वो बड़ा चुहल था कि आजकल ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। और उसके साथ मुझे लग रहा है कि एक चीज प्रधानमंत्री जी उन्होंने नहीं कहा कि आजकल उस बेवकूफ के साथ ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। और यहां पर जो मजाक उड़ाया, और उस मजाक में एक कड़ा सबक भी था। तो मुझे फिर वो डायलॉग याद आया, इस फलाने की गूंज तुमने सुनी। अच्छा, उसके बाद आप देखिए डायरेक्ट उन्होंने क्या किया। जब ट्रंप ने कहा कि भैया बात कर लो, तो आधे घंटे से ज्यादा इन लोगों की बात हुई। और आप देखिए किस तरीके से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उस सारी बातचीत जो 35 मिनट की हुई, उसका पूरा सजरा, पूरा होलिया, पूरा पंचनामा बता दिया पूरी दुनिया को। और मोदी जी ने क्या कहा, जब उन्होंने कहा भैया वाशिंगटन आओ, बोले अच्छा हम नहीं आने वाले। एक, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी को न्योता दे रहा हो और किसी ने इस तरीके से कहा हो। और तब जबकि मोदी खुद ट्रंप को भारत आने का न्योता दे चुके थे, और ट्रंप बेचारा जैसे ऐसे कि उसने चिट्ठी भेज दी कि भैया ठीक है, डेट वेट फाइनल करो। लेकिन मोदी साहब ने यहाँ पर दूसरा, फिर वही डॉक्टर डैंग वाला मामला, दिलीप कुमार साहब का कर्मा का। और एक और संकेत दिया, जिस समय मुनीर वहां पर हैं, और मुनीर भोज भात, क्या भोज भात, हमें दुनिया को पता है कि जो अड्डे हमने वहां तबाह किए हैं जो कि अमेरिका के थे, उसी में मामला है। और यहाँ ये भी हो जाता है कि भैया क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, बहरहाल। लेकिन जो हिसाब किताब मोदी जी ने ट्रंप का किया है, वो तो किया ही है। लेकिन बात यह है कि वो जो डायलॉग वाला था, उसको अगर देखा जाए तो गाल यहाँ पर कौन सहलाता हुआ मिल रहा है, गाल सहला रहे हैं कांग्रेसी, गाल सहला रहा है इकोसिस्टम। ये बात मंजरी जी समझ में नहीं आई। जरा कैसे मोदी के इस व्यवहार को आप देखती हैं जी। देखिए, मोदी जी अपने उसमें मैसेजिंग में हमेशा क्लियर होते हैं। मोदी जी के आने से पहले ट्रम्प बाबू चले गए। अगर नहीं जाते तो वहां खड़े खड़े सबके सामने पूछ सुनते, भाई तूने ट्रेड की डील दे करके युद्ध कैसे रुकवाया, मेरे को तो बता दे। समथिंग ऐस कुछ मजाक में वो जरूर कहते। तो ठीक है, डायरेक्ट फेस टू फेस शेमिंग नहीं हुई। फेस पे नहीं मिले तो मैक्रोन के साथ मस्ती ले ली कि आजकल ट्विटर पे खेल रहे हो। फोन पे बात की, उसमें भी मेंशन कर दिया कि तुमने युद्ध नहीं रुकवाया है, पाकिस्तान घुटने पे आकर के भीख मांग रहा था, तब हमने दया करके युद्ध रोका है। उसमें उनकी कूटनीति ये थी कि जब तक उनके न्यूक्लियर हथियार सारे खत्म नहीं हो जाते कोई फायदा नहीं है आगे लड़ते रहने से। तो सारा फोकस इस समय पाकिस्तान में 4 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक लाने में है। अब क्या है, ईरान में जो हो रहा है, ईरान भी बार बार जो है न्यूक्लियर हेड की धमकी दे रहा है। तो जब ये वहां पहुंचेंगे तो उनको वही करना पड़ेगा, सेम थिंग, कि सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा एक एक न्यूक्लियर वेपन उसका अगर है, या रिएक्टर है, या यूरेनियम एनरिचर है, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद आगे बात करेंगे। यू हैव टू डू इट बिफोर फर्दर एस्केलेशन। इसके लिए आपको भी ब्रेक लेना पड़ेगा। और ट्रंप वहां पर भी भविष्य में आने वाले 4-5 ही दिन में
वहां पर भी जलील होंगे कि तुमने क्यों सीज फायर किया। ये जो अच्छा कांग्रेस की क्या आदत है और यहाँ के विपक्ष की क्या आदत है, आप कुछ कहिए हम नहीं मानेंगे, मानेंगे तो हम विदेशी की मानेंगे। कोई परदेशी कह दे कि भारत लूट गया तो हम उसको लेके नाचते रहेंगे, सारी रात खाते पीते रहेंगे और खुशी मनाते रहेंगे। और अगर किसी देशी कह रहा है कि भाई वो झूठ बोल रहा है तो उसकी नहीं सुनेंगे। तो कांग्रेस और विपक्ष तो उसी पे चलती रहेगी। देखिए अभी जो वो कहते हैं कि ये काम किया तो बिहार इलेक्शन को देख के किया, वो काम किया तो इसको देख के किया। अब हम यही पूछते हैं, भाई इलेक्शन आ रहा है बिहार का, तुम्हारे पास कोई टॉपिक तो है नहीं। मोदी विरोध के अलावा कोई और है? आपसे पूछो, चाहे तेजस्वी से पूछो, चाहे राहुल से पूछो, किसी से, बिहार के डेवलपमेंट का क्या प्लान है? लंबी खामोशी मिलेगी। तो अभी आपको जो है इलेक्शन में आपको क्या बोलना है? मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर हार गए, पाकिस्तान आ सकता था नहीं लिया, पीओके आ सकता था नहीं लिया। पूछो दिया किसने था? फिर लंबी खामोशी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चलती हैं। विपक्ष के पास कोई चीज बात करने के लिए टॉपिक नहीं है, विपक्ष इसको लेके घूम रहा है। अब आ जाते हैं मुनीर साहब के ऊपर। हम्म। मुनीर साहब को हम ढूंढ रही है अभी। एक चाहे ये कह लीजिए, देखिए एस्पियोनाज में झूठ भी बड़ी अच्छी तरीके से फैलाया जाता है कि आपको सच लगे। तो अभी ये फैलाया जा रहा है एआरजीसी के कमांडर मुनीर ने मरवाए हैं। ओके, ईरान ढूंढ रहा है। बहुत सारे ईरानी फंड से पलने वाले पाकिस्तानी ढूंढ रहे होंगे। हिंदुस्तान तो ढूंढ ही रहा है, इसराइल भी ढूंढ रहा है, क्योंकि बीच में इन्होंने इसराइल की मदद भी की और इसराइल की वो भी की। अमेरिकन डीप स्टेट का एक तबका ढूंढ रहा है उनको, एक सेक्शन उसको ढूंढ रहा है। तो मुनीर इस समय फ्लाइट मोड में इसलिए है, कहीं ज्यादा दिन टिकेंगे तो पकड़ के हवाले कर दिए जाएंगे। ओके, उसके इतने दुश्मन है कि अगर वो व्हाइट हाउस में छुप के रहेगा शायद तभी सुरक्षित रहेगा। बिना बुलाए बिना किसी इनविटेशन के अमेरिका पहुंच गया, फिर ठीक है व्हाइट हाउस पहुंच गया। बेसिकली मुनीर को जान के लाले पड़े हैं। अब वो चाहे अच्छा, उन्होंने वहां पर कुछ कॉन्फ्रेंसेस की तो पाकिस्तानियों ने खूब लताड़ लगाई। अभी उनके पास ग्लोरियस मोमेंट ये है कि व्हाइट हाउस में वो खाना खाए आए हैं, बस। हम्म। अगर आप कहिए तो मोदी के पहुंचने से पहले ट्रम्प भाग गए हैं, राइट। आपकी विक्ट्री किस तरह की है? G7 में स्पेशल इनवाइट आया है। आप पहले साइप्रस गए, जाते समय आप कौन सी कंट्री है, सॉरी मैं उस समय नाम भूल रही हूँ, अ, हम्म। वहां पर होकर के जा रहे हैं। आप मेडिटेरेनियन में स्टैब्लिश कर रहे हैं, आप टर्की को काउंटर कर रहे हैं जो पाकिस्तान का पार्टनर था। एक साथ आप कई देशों को डील करके उसको हरा देते हैं। उनके पास एक ही ग्लोरियस मोमेंट है, हमको पैसे मिले, हमने पहलगांव अटैक कर लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद मोदी ने मार मार के हमारे सारे भूत छाड़ दिए, कोई बात नहीं। अब मैं भगा भगा फिर रहा हूँ, व्हाइट हाउस में एक मुझे लंच का ऑफर मिल गया, ये मेरी दुनिया की उपलब्धि है। दैट इज व्हाट मुनीर इज सेलिंग। सो मोदी की मैसेजिंग साफ है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, और ये तो दिखाई दे रहा है एक तरफ। यहाँ पर देखिए, सीरियस नोट में मैं ये बात कह रहा हूँ, मतलब मैं ट्रम्प का उपहास नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन ट्रम्प ने कितनी शातिराना ढंग से मोदी जी को जो वाशिंगटन इनवाइट किया। हम कहते हैं कि उनको अगर ये पता भी हो ट्रम्प को कि मोदी जी नहीं मानने वाले, और कम से कम मोदी जी की डिप्लोमेटिक सूझ इतनी है कि मुनीर जिस समय हो, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर मुनीर और मोदी जी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, सटके हुए बुढ़ऊ। और आपने बड़ा सही कहा कि ईरान और जो इसराइल का चल रहा है उसके बीच में भी बहुत जल्दी यही चीज आएगी। यहाँ पर एक चीज और, मोदी जी ने जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से ये क्लियर करवाया पूरे देश को और पूरे मतलब पूरी दुनिया को कि भैया हमने जो बात किया उस बातचीत में तीन चीजों का उल्लेख हुआ है। ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, कश्मीर वश्मीर पर कोई बात नहीं हुई है। और तीसरी चीज कि हमने कोई ऐसा जो है युद्ध विराम नहीं किया, 1-to-1 वाला मामला रहा। और फाइनल बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सवाल ये होता है कि ट्रम्प अब सिद्ध होते जा रहे हैं उल जलूल बयानों के लिए। खुद अमेरिका में उनकी जो है तीखी आलोचना हो रही। क्या ये समझा जाए कि मोदी ने ये बता दिया है कि 140 करोड़ आबादी का देश है, औकात में रहो, तुम चाहे अमेरिका हो और तुम चाहे कोई हो, चीन हो, जापान हो, कहीं भी हो,
अब चाहे इजराइल और ईरान के बीच में ही देख लीजिए, भाई हमारे लिए तो दोनों अच्छे देश हैं, ईरान भी हमारे लिए जरूरी है और इजराइल भी हमारे साथ हमारा परम मित्र है। क्या मोदी वर्ल्ड ऑर्डर जो बदलने की शुरुआत थी उसको नारियल फोड़ दिया, फीता काट दिया? ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। देखिए 2-3 चीजें हैं। जब पहली बार ट्रंप आए थे, मेडिसन स्क्वायर में मीट हुई थी, तो ट्रंप ने नारा लगवाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। ये कॉपी था अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर लिखने की शुरुआत तो वहां से कर दी थी। अब तो बहुत सारा वर्ल्ड ऑर्डर वो लिख चुके हैं, ग्लोबल साउथ के लीडर हो चुके हैं। आपको किसी भी तरह के मतलब ये कहना चाहिए रिसोर्सेस चाहिए। जो अफ्रीका है, अफ्रीका किसके साथ खड़ा है? मोदी जी के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत में एक दोस्त की तरीके से सिर्फ मोदी आए थे। तो जब वो वैक्सीन डिप्लोमेसी लिख रहे थे, जिसके ऊपर यहाँ पे राहुल गांधी ने बवाल मचाया था, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, वो एक्चुअली ये वैक्सीन डिप्लोमेसी लिख करके वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे थे। फार्मा लॉबी के चंगुल में से विश्व को उस समय मोदी निकाल रहे थे। जब वो वैक्सीन बनवा रहे थे, वैक्सीन के ऊपर बवाल हुआ, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे हुआ, वैक्सीन के एक्सपोर्ट पे हुआ, तो सारी चीजों पे बवाल इसलिए हुआ क्योंकि मिड कोविड में उन्होंने पूरी दुनिया को फार्मा लॉबी के शिकंजे से निकाल दिया। तो जब अपने यहाँ उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर बनाया, तो उन्होंने आर्म्स लॉबी के चंगुल से विश्व को निकाल लिया। 3 ही इनके था। और तीसरा था ऑयल। ऑयल जब हम एक्सपोर्ट करने लग गए और सारी 30 देशों से ऑयल इंपोर्ट करके उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करने लग गए, तो हमने ऑयल लॉबी के अंडर से विश्व को निकाल लिया। अब बचा चौथा चीज, वो है रजाइन चेंज, विच इज नॉट प्रोडक्ट रिलेटेड। उसमें भी जब मादुरो के इलेक्शन में वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, फीको स्लोवाकिया के जो थे उनके ऊपर अटैक हुआ, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को असैसिनेट कर दिया, अभी 1-2 लोगों के ऊपर और अटैक हुआ है, नाम इस समय याद नहीं आ रहा। तो अब ये क्या है, जो रजाइम चेंज डीप स्टेट का है उसको रिप्लेस कर रहे हैं मोदी। तो वर्ल्ड ऑर्डर तो बहुत लेवल पे रख रहे हैं। ट्रंप ने बुलाया, मोदी जी ने कह दिया टाइम नहीं है। आ, मुझे पहले युगोस्लाविया की पार्ट थी वो कंट्री, इटली की नेबरिंग है, सी ऑफ एडन में है लेकिन इस कंट्री का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहां पर उनको जाना है। क्यों? क्योंकि उनको इस समय तुर्की को सराउंड करना है। तुर्की को सराउंड करना है क्योंकि तुर्की के ड्रोन हमें पाकिस्तान में मिले थे। आप कह रहे हैं इसराइल और ईरान हमारे समान है, बिल्कुल समान नहीं है। इसराइल हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और ईरान की हमास पहलगांव अटैक से पहले आपको कश्मीर में मिली, पीओके में मिली, पाक में मिली, बांग्लादेश में मिली। ईरान ने कोशिश की थी, क्योंकि हमास उसका जो है प्रॉक्सी है, ईरान ने कोशिश की थी भारत को एनसर्कल करने के क्रोएशिया, लिए। क्रोएशिया वो देश है जहाँ वहां से क्रोएशिया, निकल भी सॉरी। चुके हैं। हाँ, वहां से मोदी हाँ जी हाँ, निकल भी चुके हैं भारत के लिए। हाँ, जी। क्योंकि उनको तुर्की को जो है सराउंड करना है, दैट्स द टारगेट इस समय। अभी नेपाल में भी आईएसआई के साथ आपको हमास के फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो ईरान आपको जब ये हुआ था अप्रैल मंथ में, चारों तरफ से फरवरी से कोशिश कर रहा था, जब से न्यूज आ रही थी, आपको एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब ऐसे में आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान से एक डील करनी पड़ी ताकि ईरान थोड़ा बैकफुट पे हो, कि हर हम्म। जगह लड़ाई नहीं ओपन की जा सकती। तो ईरान जब आपके दुश्मन का साथ दे, तो वो इसराइल के बराबर कैसे हो गया? इसराइल नहीं, मैंने बराबर ऑपरेशन नहीं कहा, हमारे लिए दोनों से मतलब है। दोस्त, नहीं नहीं नहीं, वही चीज मैं बता रही हूँ, दैट इज द अच्छा। करेक्शन। आपका करगिल जब युद्ध हुआ था, तो आपका इसराइल ने साथ दिया, बहुत सारे पॉइंट्स पे इसराइल आपका साथ हम्म। देता आया है। जबकि ईरान इसमें कंफ्यूज हो जाता, भारत और पाकिस्तान में वो किसका साथ दे, तो उम्मा के कारण वो पाकिस्तान का साथ दे बैठता। आधे दिन हम्म। पाकिस्तान पे बम फोड़ता, उसको धमकी देता, आधे दिन उसको साथ देता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड ऊपर लेके आएंगे। सो दैट्स द केस। तो आपका, आप ईरान और इसराइल में जब भी चूज करेंगे, आप इसराइल को चूज करेंगे। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी जो दबाव पड़ रहा है ईरान पे, सारा जो है हमारा वहां से स्ट्रैटेजिक मतलब है, क्योंकि हमें आईमेक निकालना है। दूसरा, हमको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसको हम यूएसएसआर से कनेक्ट करते, सॉरी रशिया से कनेक्ट करते, वो निकालना हम्म। है। तो उसके लिए हमको भूमि चाहिए। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? जो सबसे बड़ी चीज है, रिजाइम चेंज को हम वो कर सकते हैं, पुश फॉरवर्ड।
जहां रिजा पहलवी अगर आ जाते हैं, रिजाइम चेंज हो जाती है, वो आकर के डेमोक्रेसी प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हम्म। ईरान सुरक्षित हो जाएगा। ईरान की जनता को भी खमेनी नहीं चाहिए। खमेनी अब एक्चुअली सिटिंग बर्डन बन चुका है। डीप स्टेट को खमेनी नहीं चाहिए, ईरान की जनता को खमेनी नहीं चाहिए। आईआरजीसी अपनी पावर खमेनी से डिराइव करती है, तो केवल एक फ्रैक्शन है जिसको चाहिए, उसको आप खत्म कर दीजिए। ईरान भी आजाद है और दुनिया भी। आपको कहीं ना ठीक है। कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा इस्लामी जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, मतलब पैन जी। पैन ग्लोब पूरा छा जाता है। तो उस चीज में आप चाह रहे हैं ट्रम्प आपके साथ आ जाए। ट्रम्प का पिंग पॉन्ग बना हुआ है। डीप स्टेट और भारत, एक तरफ डीप स्टेट है, एक मोदी, एक तरफ मोदी है, और ट्रम्प कभी इधर कभी उधर हो रहा है। तो कभी मोदी उनको डायरेक्ट कर देते हैं, ये करो तो वो करने लग जाता है, फिर डीप स्टेट से लताड़ पड़ती है, ऐसे नहीं ऐसे करो तो वो करने लग जाता है। ट्रम्प इस हम्म। समय पिंग पोंग बॉल बना हुआ है, दोनों तरफ से मार पड़ रही है। बेचारा फिर मुनीर को बैठा बुला करके गोद में बैठा के व्हाइट हाउस में विराज जाता है कि अब इससे ज्यादा हमसे कुछ ना हो पाएगा। तब मोदी क्या कहते हैं, तुम्हारे पास आने का मेरे पास टाइम नहीं है, तुम आओ, मैं अच्छे से कान में तेल डाल करके ठीक करूंगा, और उसके बाद ब्रह्म वाक्य बोलूंगा, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। क्यों? क्योंकि अगर डीप स्टेट की सुनोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर भी गोली चलवा देगा, क्योंकि इलेक्शन के समय तो ट्रम्प के ऊपर भी अटैक हो चुका है। सो द थिंग इज बिल्कुल। अल्टीमेटली ट्रम्प को अगर सरवाइव करना है अपने देश में और अपने देश को ठीक करना है, तो उनको सुननी तो मोदी की ही पड़ेगी। एकदम इसलिए ठीक मोदी बात है। उनको एक ही फोन कॉल में मना करते हैं और अपने यहाँ इनवाइट करते हैं, और ट्रम्प कहता है यस। यस, बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जो कहा था ना पिछली बातचीत में, मुझे याद है मैंने एक उदाहरण दिया था कि ट्रम्प की हालत ये हो गई है कि जो जैसे उम्र बढ़ जाए और आदमी सटक जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो काम-काज में बिजी लोग हैं, जो ढंग के लोग हैं, वो फिर चचा के पास बैठते नहीं। तो फिर वो आलतू-फालतू लड़कों को बुला के अपने पास खटिया पे बैठा के कुछ 2-4 रुपया दे के टाइम पास कराता है। तो आसिफ मुनीर की हालत वही है कि अब मोदी का स्टैंडर्ड ये रह गया है कि वो एक सो कॉल्ड भारतीय चली आई सेना के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल के साथ बैठ के, तो ये बताता है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर में कहां पर खड़ा है अमेरिका ट्रम्प के इस शासन में। और दूसरी चीज एक और जो सवाल उठ जाता है कि भैया पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, क्या तख्ता पलट हो गया। एक चीज अब चलते चलते जरा मैं उसको भी टच कर लेना चाहूंगा। आपको याद होगा कि मंजरी जी G7 की बैठक से पहले खालिस्तानियों ने कनाडा में बड़ा तगड़ा माहौल बनाने का कोशिश किया था। हालांकि वो 50 60 100 हैं, वही घूम घूम के टिकट लेके हर जगह जैसे सर्कस वाले होते हैं वैसे जानते हैं और मैनेज करते हैं। ये खुद पत्रकार, ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने ये खुलासा किया। वो फॉलो कर रहा है पिछले 3-4 सालों से इनसे, और उसने कंक्लूजन निकाला कि भैया ये 80 से लेके 100 120 तक हैं, यही टिकट लेके जैसे सर्कस शहर शहर घूमता है वैसे ही घूमते हैं। पूरा माहौल बनाया खालिस्तानियों ने, न जाने क्या क्या। लेकिन महफिल पूरा जो है मोदी जी और ट्रम्प की बातचीत, और उसके बाद जो है उनका न्योता, और जो मैक्रोन के साथ मोदी जी की है, ये तो आवाज कहीं सुनाई नहीं दी खालिस्तानियों की। सुनाई दी ना, जब कारने ने ये कहा कि इन खालिस्तानियों को हम सबक सिखाएंगे एंड वी विल क्लीन अप आवर सिस्टम, तो इनकी खनक धमक सब सुनाई दी। 80 से 100 लोग हैं, मुसीबत है, ठीक है, लेकिन ये भी डीप स्टेट के स्टूज है ना, जो इतने छोटे से एक ग्रुप को लेकर के ये साबित करना चाह रहा है कि पंजाब में एट्रोसिटी हो रही है एंड हिंदू वर्सेस सिख है, एंड जिस भी लैंग्वेज, रिलीजन और एथनिसिटी सबके ऊपर जो भी डिवाइड कर सकें, एंड एट्रोसिटी तो उसमें आएगी आएगी। बट बेसिक ये आता है कि अब अगर कनाडा में कार्नी को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, तो हम्म। उनको इन 150 जो आंदोलनजीवी हैं, इनको छोड़ करके इनको सजा देनी चाहिए। इसके पीछे जो पूरा नेटवर्क है, जो गुरुद्वारों से चल रहा है, जहां पर ड्रग ट्रैफिकर्स आराम से जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स आराम से जाते हैं। अगर अ, खालिस्तानी शुरू हुए थे ट्रूडो के साथ, हम्म। कार्ने को अगर अपना अच्छा राज्य चलाना है, तो ये जरूरी है कि ट्रूडो का नेटवर्क वो खत्म करे, वरना बिल्कुल। उसकी अपनी
पार्टी में उसकी इमेज स्ट्रांग नहीं रह जाएगी और ट्रूडो के कमबैक के बहुत सारे चांसेस रहेंगे। तो ठीक बात। अल्टीमेटली अब उसे अपना देश चलाना हो, उसको भारत से संबंध मजबूत करने हो, उसे G7 में अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी हो, हर केस में उसको खालिस्तानी को कंट्रोल करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, सो बिल्कुल। that he has mentioned, and this is one achievement of Modi, कि वो दूसरों के देश का जाके लॉ एंड ऑर्डर, अपने का तो ठीक कर ही रहे हैं। रोज बुलडोजर चल रहा है, कभी चंदोला खाली, कभी संभल खाली, कभी दिल्ली का सीलमपुर खाली। ये अब तो खाली खाली स्थान तो यहाँ बन रहे हैं, जहां कभी बस्ती थी आज वहां खाली है। तो खाली स्थान यहाँ पर बन रहे हैं, अब वो अपने यहाँ भी बनवा रहे हैं और कनाडा में भी बनवा रहे हैं। दैट्स द ये पावर ऑफ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने जो उपमा दिया ना कि खाली स्थान तो अब यहाँ हो क्रिएट हो रहा है, रोहिंग्या भी कायदे से नापे जा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रोज सर्वे करती हैं, तस्वीर देखिए कि इतने खालिस्तान वो सॉरी रोहिंग्यास को उठा लिया। ये कार्रवाई चलती रहनी चाहिए कि नहीं? मैं तो रोज उसको रिट्वीट कर रहा हूँ कि नहीं, नहीं बिल्कुल चलती रहनी चाहिए। तो बहुत कुछ कार्य प्रगति पे है और निश्चित तौर पर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत जिसके बारे में अब तक बात की जा रही थी, अब वो धीरे-धीरे दिखाई देना शुरू हो गया है। और रही बात ये कि ट्रंप ने करा दिया सीज़ फायर और जो थप्पड़ न जाने कहां-कहां से और कैसे पड़ रहा है, उसकी गूंज तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन वो दर्द जो है, वो गाल पर यहाँ पर कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम को हो रहा है। जी मंजरी। अगर ट्रम्प या अमेरिका का कोई भारत किसी भारतीय कांग्रेसी वगैरह को बुला ले, क्योंकि कांग्रेस कई सारे जगहों पर है, तो ये नाचते हुए जाते थे। मतलब ये सोच लीजिए कि पाए तो बिलबोर्ड लगा दे घर के बाहर कि मुझे अमेरिका से न्योता आया है। इनकी ये हालत होती है। और मोदी क्या कह रहे हैं, अभी नहीं आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मिलने के लिए आ जाना। सो हु इज सुपीरियर, मोदी ने बता दिया। अब ये है बिल्कुल, विदेशी मानसिकता से ग्रस्त, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक बात। एक हमको मैंने बुलाया नहीं। इनका पप्पू जब जाता है तो एक कैफेटेरिया में बैठता है और वहां पर भी पेड पत्रकार और पेड जनता आती है। और अगर नॉर्मल जनता ने देख लिया कि पप्पू वहां बैठा तो गाली देके जाती है। ये लेवल है इनका। जैसा मेनू के हालत हुआ, वही हमारे कांग्रेसी राजकुमार का हाल होता है। उसमें आप सोचिए, अनऑफिशियली ऑफिशियली हर तरह से मोदी को आप इनवाइट कर रहे हो, मोदी मना कर रहे हैं। ये एक इनके लिए बहुत बड़ी बात है और इसी चीज बहुत का वो बवाल मचाना चाह रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल और ठीक बात है। पाकिस्तान का अपमान उसकी अम्मा नहीं सह सकती। कांग्रेस पाकिस्तान की अम्मा है। नहीं, अम्मा तो टेक्निकली है ही है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश का विभाजन तय किया था, तो बिल्कुल ऑफिशियली भी ये बात सही है। और एक चीज और, इतिहास में जब हम जाते हैं तो इन्हीं मोदी को अमेरिका न आने का वीजा और अमेरिका न जाने के लिए दस्तखत अभियान, आप सोचिए कि समय कैसे चक्र ऐसे घुमाता है। और आज नरेंद्र मोदी कहते हैं ट्रंप को, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, उसी अमेरिका को, कि भैया हमारे पास बहुत काम पड़ा है, हमारे पास काम काज है, हाँ तुम चले आओ। और वो कहता है हाँ हाँ भैया हम आएंगे। तो ये एक नया ऐसा जो नजारा है जिसके बारे में आकलन करिए। और बाकी मर्सिया, नवाब खानी और जिनके हिस्से आजन्म मुहर्रम आ चुका है, वो तो अपना काम करेंगे ही दर्शकों। और इसी के साथ आज की ये चर्चा आप समाप्त करेंगे। और एक बार फिर आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से होता यह है कि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचता है, और उसी के साथ इसे शेयर भी कीजिए। ये भी आपके वीडियोस के प्रसार को बढ़ाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कर चुके हैं तो दूसरों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आज की इस चर्चा के लिए मंजरी जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।